हेलो एवरीवन। आज हम नीट के जो पेपर का डिस्कशन कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट करेंगे। और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था और उसको हमने अपने बोर्ड पिक्स में क्वेश्चन से मैच भी कराया था। दैट वैसे ही आइडेंटिकल क्वेश्चंस वी हैव डन इन आवर नोट्स, दैट इज़ आवर बोर्ड पिक्स, एंड वी डिस्कस्ड द क्वेश्चन एज वेल। तो आज उससे आगे, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light is falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeters will be. ये देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने अपने मॉड्यूल में डाल रखा है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हमने कराया है। ये टुगेदर इस लेंस का जो फॉर्मेशन है, ये एक टेलीस्कोप बनाता है, इसको गैलीलियन टेलीस्कोप भी कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि पैरेलल रेज आ रही हैं कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद और वापस कनकेव लेंस से पास होने के बाद वो रेज जो हैं वो फिर से पैरेलल ही निकल रही हैं। अब देखिए ऐसा होने के लिए ये आवश्यक है कि जो कन्वर्जिंग लेंस है यानी जो कन्वेक्स लेंस है उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो, ये होना चाहिए कनकेव लेंस के फोकल पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इंसिडेंट रेज हैं वो भी तो इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो वो भी कहाँ कन्वर्ज करेंगी, तो वो भी कन्वर्ज करेंगी कन्वेक्स लेंस के ही फोकस पे। इसका मतलब ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये फोकल पॉइंट है कन्वेक्स लेंस का भी और कनकेव लेंस का भी, दोनों का ही ये फोकल पॉइंट है। समझ में आई बात आपको? ये जो पॉइंट आपको यहाँ दिखाया गया है ये पॉइंट, इट इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ द कनकेव एज वेल एज द फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है, ये पूरा डिस्टेंस जो है जिसको FO दिखाया गया है वो नथिंग बट उस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है, और ये जो छोटा वाला जिसको FE से हमने दिखलाया है ये उस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ है। तो बताइए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इज़ इट नॉट FO माइनस FE? FO माइनस FE होना चाहिए ये। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो आंसर होगा वो कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ में से कनकेव लेंस के फोकल लेंथ को माइनस करने से मिल जाएगा और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये देखिए ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल से और बेसिकली ये एक गैलीलियन टेलीस्कोप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से। क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है और जो इंसिडेंट हो रहा है एक फ़ोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर जिसका वर्क फंक्शन नेग्लेजिबल है। इफ़ मास m of the photoelectron emitted from the surface has a de Broglie wavelength of lambda d, then जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के अंदर जो एनर्जी का इक्वेशन होता है वो होता है भाई जो भी इंसिडेंट एनर्जी होती है प्लस जो वर्क फंक्शन होता है, द इंसिडेंट एनर्जी इज़ इक्वल टू रादर जो वर्क फंक्शन होता है उसमें खर्च होती है और मैक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर खर्च होती है। तो इंसिडेंट एनर्जी इज़ वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, ये होता है। नाउ व्हाट इज़ इंसिडेंट एनर्जी? The wavelength of the incident radiation is given, so can I write hc by lambda here? इसको हम hc by lambda लिख सकते हैं। Now work function is negligible, so put it 0. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको लिखना। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको लेके जाना है जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसके डी ब्रोगली वेवलेंथ पे। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और डी ब्रोगली इक्वेशन का।
अब आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसका जो लैम्डा डिब्रोगली होगा, क्या वो उसके h/p के बराबर नहीं होगा? इज़ इट नॉट h/p? होगा कि नहीं होगा? तो बताइए यहाँ से उसके मोमेंटम को हम कितना लिख सकते हैं? इज़ इट नॉट h बाई इट्स डिब्रोगली वेवलेंथ? अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लिख सकते हैं p² बाई ट्वाइस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है वो p² बाई 2m होता है, जैसा हम जानते हैं। अब p की वैल्यू हम वहाँ से डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए? इट इज़ h² डिवाइडेड बाई 4, नॉट 4 सॉरी, h डिवाइडेड बाई लैम्डा d का स्क्वायर, और 2m तो यहाँ पहले से है। अब हमें निकालना क्या है भाई? हमें निकालना है इफ़ द मास m द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड देन लैम्डा d, ठीक है? तो लैम्डा d की वैल्यू हमें निकालनी है, रादर लैम्डा d और लैम्डा का रिलेशन निकालना है हमें। तो हम रेसिप्रोकल लेंगे दोनों तरफ, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई hc की वैल्यू आएगी लैम्डा d स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू 2m डिवाइडेड बाई h² के बराबर, और इससे हम करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लेंगे। तो ये जो है सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा d स्क्वायर 2mc बाई h। ऊपर में आ रहा है 2mc और नीचे में आ रहा है h। तो मेरे ख्याल से ये जो है ये है आंसर नंबर 3, थर्ड आंसर से मैच कर रहा है हमारा, ठीक है? तो चलिए इसके आंसर को मैं सेव करता हूँ और अब आगे देखते हैं। ये देखिए हमारा फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का जो हमने एनर्जी इक्वेशन दिया है, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो जग जाहिर है। तो ये इक्वेशन भी हमने एड्रेस किया हुआ है अपने नोट्स में, और ये यहाँ देखा जा सकता है साफ साफ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, कॉलम 2 में उनकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन पीरियड। देखिए सारे जो हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हैं। आपने बच्चों को पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है उस पर डिपेंड करता है। तो मैं अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स को अब आपके सामने लाता हूँ, और आप देखो सबसे पहले हम एक एक करके आते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ए का मैचिंग जो होगा वो आर के साथ होगा, ठीक है? ए को हम मैच कर सकते हैं आर के साथ। और अब देखिए मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन ये आपके सामने देखिए, ये आपके सामने देखिए हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कराया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? वोल्टेज के टर्म्स में भी कराया हुआ और फील्ड के टर्म्स में भी कराया हुआ है। सो ए का मैचिंग हो गया आर के साथ। उसके बाद सेकंड है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो बी है रेजिस्टिविटी उसको हम लिख सकते हैं इनमें से, अच्छा ये हमारा जो अल्टरनेटिव ओम्स लॉ है उसके रूप में लिखा गया है, तो हम इसको E बाई जे लिख सकते हैं। दैट इज़ बी का जो मैचिंग होगा वो एस के साथ होगा। एग्जैक्टली ये डेरिवेशन भी देखिए हमने यहाँ किया हुआ है, अल्टरनेट ओम्स लॉ, और आप देखिए यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है। हमने जे को प्रूव किया है E डिवाइडेड बाई रो, जिससे हम रो को E बाई जे लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड देखिए आपको मिल गया। यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशंस कराए हुए हैं, एज सच कराए हुए हैं। उसके बाद हम आते हैं रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन पीरियड C को हम P लिख सकते हैं, बिकॉज रिलैक्सेशन पीरियड के साथ मिला के हम रो का इक्वेशन दिखाएंगे आपको। ये देखिए रेजिस्टिविटी का इक्वेशन हमारा क्या है? रेजिस्टिविटी का इक्वेशन हमने दिखाया है एम ई डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, और इससे फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाउ की वैल्यू विच इज़ एम ई बाई एन ई स्क्वायर रो, ठीक है? और अब बच गया करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी ऑब्वियसली इसमें क्यू से मैच कर सकते हैं हम। आइए देखिए करंट डेंसिटी हमने करा कि नहीं करा। ये देखिए हमने करंट डेंसिटी यहाँ पढ़ाया है, लेकिन उससे क्या, हमें तो एक्सप्रेशन चाहिए। तो एक्सप्रेशन देखिए हमने यहाँ किया, करंट डेंसिटी को एन ई वी डी के बराबर हमने प्रूव किया हुआ है। सो ऑल द 4 एक्सप्रेशन हैव बीन डन, एग्जैक्टली द सेम एक्सप्रेशंस हैव बीन टॉट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए ये डेरिवेशंस जो हैं बहुत बेसिक डेरिवेशंस हैं, तो हम इनको डिराइव करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप चाहें तो हम डिराइव करके दिखा भी सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारी डेरिवेशंस बोर्ड पिक में किए हुए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। एक्सेलरेशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन तो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं हम करंट के ऊपर। तो करंट का इक्वेशन होता है dq/dt। अब अगर हमारा कंडक्टर जो है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर a हो और उसका लेंथ अगर l हो और उसकी चार्ज डेंसिटी अगर n हो, तो उसमें टोटल जो चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे a,l,n। और चार्ज कैरियर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें a बाहर आ जाएगा, n और e भी बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच जाएगा dl/dt। तो dl/dt को हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। सो avd एक्सप्रेशन यहाँ से करंट का आ गया। अब चूँकि करंट का एक्सप्रेशन avd नहीं आ गया, तो I/a की जो एक्सप्रेशन होगी यानी करंट डेंसिटी की, वो vd नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद फिर हम vd की वैल्यू अगर इसमें डाल दें, आप देखिए vd की वैल्यू अगर इसमें डाल दी जाए तो vd की वैल्यू हो जाएगी e इंटू टाउ, e इंटू कैपिटल E इंटू टाउ बाई m इंटू एनी। ठीक है। अब करंट की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से, या करंट डेंसिटी की वैल्यू, इस a को हम यहाँ से हटाते नहीं हैं, इस a को यहीं रखते हैं। हाँ जी। सो दिस इज़ j एंड दिस इज़ व्हाट, एनी स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। तो आप साफ साफ देख सकते हैं अगर हम E/J करेंगे यहाँ से, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा? इट इज़ me डिवाइडेड बाई एनी स्क्वायर टाउ। इसी को हम लिखते हैं रेजिस्टिविटी और इसी को हम लिखते हैं 1 बाई कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इसको कैसे लिखते हैं? तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन में जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी डाल देते हैं तो एक जो E आया है करंट, इस E की जगह अगर आप V/L लिख दें तो ये V के टर्म्स में चला जाएगा और वहाँ से आप I/V का रेशियो निकाल लीजिए। तो I/V का रेशियो होता है कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए वो भी करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये अभी मैं प्रूव करूँगा कि ये कैसे रेजिस्टिविटी होता है। तो E/J वाला हो गया, आइए उसको प्रूव कर लेते हैं। करंट इक्वल टू A इंटू वी डी की वैल्यू क्या है? वी की वैल्यू है ई टाउ इंटू एन ई। देखिए कहाँ से आता है ये। ई को लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर। व्हाट आर यू हैविंग? करंट की वैल्यू जो आ रही है दैट इज इक्वल टू एनी स्क्वायर टाउ बाई एम ई, माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हो गए। ठीक है, मतलब ई और एम यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं और एन और टाउ जो है मटेरियल कांस्टेंट्स हैं। इसके बाद ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट्स आ गए इसमें, A/L, और फिर आ गया वोल्टेज। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म होता है, इस टर्म को लिखा जाता है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी इंटू A/L जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक लिखा जाता है कंडक्टेंस। ये हमारा इक्वेशन बनता है। और कंडक्टेंस का उल्टा जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस। तो ये जब इधर आएगा तो ये 1/G बन जाएगा, 1/G को हम रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो ये है आपका ये जो सेक्शन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो इस तरह से हम इन सारे फॉर्मूलों को डिराइव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आंसर इसका सेव कर रहा हूँ। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर
तो सारे एक्सप्रेशन देखिए आपको बोर्ड पिक्स में मिल गए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस XAZ undergoes spontaneous decay in the sequence। सबसे पहले आप देखिए ये X से इसको दिखाया जा रहा है कि ये B में कन्वर्ट हुआ, और B में कन्वर्ट होने के बाद इसका जो चार्ज नंबर है वो 1 से घट गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता तो इसका चार्ज नंबर 1 से बढ़ जाता। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट तो नहीं कर रहा है, उसका ऑपोजिट पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट पार्टिकल कौन हुआ? पॉजिट्रॉन हुआ। तो फर्स्ट पार्टिकल एमिशन जो पॉजिट्रॉन होगा, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर 3 हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में पॉजिट्रॉन पहला ऑप्शन नहीं। तो आंसर इसी तरह से क्लियर हो गया आपका। उसके बाद और 2 कम हो गया, ठीक है, और द पॉसिबल पार्टिकल द डिके याद है, ओके। तो और यहाँ देखिए 2 कम हुआ इस बार। तो 2 चार्ज नंबर कम होने का मतलब ऑब्वियसली मास नंबर तो दिखा नहीं रहा, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल इसने एमिट किया होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो मास नंबर होता है 4 होता है, चार्ज नंबर 2 होता है। सो सेकंड एमिशन जो होगा ऑब्वियसली अल्फा का होगा। और फिर उसके बाद 1 का इंक्रीज दिख रहा है, Z-3 से Z-2 दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब मास नंबर बढ़ गया 1 से, इसका मतलब ऑब्वियसली इसने बीटा पार्टिकल को एमिट किया होगा। तो ऑल्दो इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, पहले एमिशन को देख के ही हम कह सकते हैं कि ये पहला एमिशन पॉजिट्रॉन होगा, तो एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो देखिए इसके आंसर को हम सेव करते हैं, और देखिए 9th क्वेश्चन आप देखो, ये किसके एमिशन से क्या अंतर आएगा मास नंबर में, चार्ज नंबर में, ये हमने अपने एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर चैप्टर में बता के रखा है अच्छे से। और इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कराए हमने, जो बेसिक आइडिया बताया था पहले वो दिखाया है मैंने यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ वी फ्रेम द इक्वेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड। तो ये ऑलरेडी हमने इसको एड्रेस करके रखा है। हमने सेम क्वेश्चन नहीं लिखा है, वी हैव रिटन आइडेंटिकल क्वेश्चन बिकॉज द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. The question number 10 is saying that the effective resistance of a parallel connection that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section. तो 4 वायर्स हैं, चारों की लेंथ इक्वल है, चारों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है, चारों का मटेरियल भी सेम है, मतलब चारों इक्वल रेजिस्टेंस, और उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है 0.25। तो अगर आप 4 बिल्कुल आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दे, all are having a value R, then what is your equivalent resistance? तो आपने पढ़ा होगा पैरेलल रेजिस्टेंस, तो ये R/4 होना चाहिए। R/4 की वैल्यू हो गई 0.25 as given in the question. So that means what? Every resistor is of the value of 1 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? तो इन चारों को फिर हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, और सबकी वैल्यू भी अब हमें पता चल गई है कि सबकी वैल्यू 1 ओम है। तो 1 ओम के 4 रजिस्टर को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4 ओम। सो इट इज़ अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। इट इन्वॉल्व्स ओनली सीरीज एंड पैरेलल फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई सीरीज एंड पैरेलल फार्मूला नहीं पढ़ाता, ये तो सभी लोग पढ़ाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन। देखिए सीरीज़ पैरेलल इक्वेशन हमने भी कराया हुआ है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगेंगे तो क्या वैल्यू आएगी वो भी कराया हुआ है, ठीक है। और इस पर काफ़ी सारे मुश्किल क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड द सीरीज पैरेलल कनेक्शन इन आवर नोट्स। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। तो हम 5-5 करके क्वेश्चन ले रहे हैं अपने हर पार्ट में। तो इस पार्ट में भी हम 5 क्वेश्चन ही लेंगे, और ये 5 क्वेश्चन की डिस्कशन थी, और हमने इसको 1-to-1 मैपिंग किया अपने नोट्स के साथ। अगले वीडियो में फिर हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस लेंगे नीट के, और उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
प्रैक्टिस।